आधी रात में ऐसी सांप्रदायिक भीड़ कहाँ से आ जाती है। अचानक हिंसा के नारे लगाने लगती है, मारो मारो। अचानक कितने लाठी डंडे पत्थर और ईंटें कहाँ से आ जाती हैं। अचानक पुलिस थाने और विधायक के घर तोड़ फोड़ आगजनी और लूटपाट करने कौन आ जाता है। अचानक उत्तेजना और आक्रोश इतने भड़काए जाते हैं कि करीब 300 सरकारी और निजी वाहन फूंक दिए जाते हैं। करीब 70 पुलिस वाले, जिसमें कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी हैं, घायल कर दिए जाते हैं। क्या ऐसी हिंसा फैलाना किसी समुदाय विशेष का संवैधानिक अधिकार है? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी हिंसा बेंगलुरु से पहले दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अन्य शहर और मुंबई आदि में क्यों फूटती रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया आपके अपने चैनल टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस विषय पर नज़र डालने जा रहे हैं वो है बेंगलुरु की बढ़ती हुई हिंसा। क्या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर एक गलत और आपत्तिजनक पोस्ट के कारण ही शहर और समाज को सुलगाया और जलाया जा सकता है? वह पोस्ट सांप्रदायिक और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाली हो सकती है, लेकिन क्या यही आपकी सहिष्णुता है कि एक शहर जलाने की कोशिश की जाए? क्या कानून व्यवस्था आपकी बपोती बन गई है? गालियां तो हिंदू देवी देवों और अन्य धर्म गुरुओं को भी दी जाती रही हैं। उन्हें विभिन्न तरह की अश्लीलता से अपमानित भी किया गया है, लेकिन क्या उसकी एब्ज में दंगे भड़का दिए जाएं? फिर तो देश में गुंडागर्दी और दंगाइयों का शासन होगा। इस किस्म की सांप्रदायिकता और हिंसा देश को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। यह तय करना सरकारों का बुनियादी दायित्व है। बीते 11 अगस्त की रात को 12 अगस्त की भोर तक बेंगलुरु में हिंसा का नंगा नाच हुआ। सबसे गंभीर और डरावना सवाल तो यही है कि अचानक एक उग्र भीड़ कहाँ से आती है और लाठी डंडों तथा पत्थरों से हमले बोलने लगती है। हमें तो हर बार यह सुनियोजित लगा है, क्या यह भीड़ प्रशिक्षित है और मानसिक तौर पर भारत हिंदू विरोधी है? यह हिंसा भगवान कृष्ण से जुड़े पर्व जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर ही क्यों भड़काई गई? सोशल मीडिया पोस्ट हिंसा विचारधारा से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का क्या सरोकार था, क्योंकि उनके खिलाफ भी जहर उगला गया। हैरान करने वाला यथार्थ है कि टीवी चैनलों पर कुछ कट्टरपंथी किस्म के मुल्लाओं और मुस्लिम नेताओं ने सरेआम धमकियां दी, यदि आग से खेलोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे, आग से खेलना बंद करो। इसी तरह एक राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किसी की आपत्तिजनक कथन को बर्दाश्त नहीं करने और भविष्य में भी ऐसे ही अंजाम भुगतने की खुलेआम धमकी दी है। ये लोकतंत्र है या पाषाणकालीन कबीलाई समाज का कोई नमूना? बहरहाल कर्नाटक पुलिस ने इस संगठन के नेता पाशा समेत 145 गिरफ्तारियां की हैं। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। सवाल है कि क्या ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे देश के संविधान और कानून की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके? दंगाइयों की पहचान निश्चित है, कारगुजारियां साफ हैं, मंसूबे नापाक और देश विरोधी हैं, तो संविधान से चलने वाले देश में ऐसे दंगाई और हिंसक तत्वों की गुंजाइश कहाँ है? एसडीपीआई का संबंध पीएफआई से है, जो खुद में विवादास्पद संगठन है। आतंकियों से उसके गठजोड़ बताए जाते हैं। बेशक ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगे और आतंकवाद वाले कानून के तहत के दर्ज किए जाएं। कमोबेश यह पूरा प्रकरण धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के दायरे में नहीं आता। यह वैचारिक जमात भी देश के हितैषी नहीं है। बेंगलुरु हमारे देश का प्रख्यात आईटी हब है। पढ़े लिखे वैज्ञानिकों और संत स्वभाव के लोगों का शहर है। वहाँ ऐसे बलबाई कहाँ से आ गए और एक खूबसूरत शहर के चेहरे पर कालिक पोतने लगे? सवाल यह भी है कि आज अबोर्ड वापसी वाले, असहिष्णुता चिल्लाने वाले, धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार, मोमबत्ती जलाने और चिट्ठी लिखने वाले गिरोहबाज कहाँ हैं और खामोश क्यों हैं? मीम और भीम वाले भी कहाँ दुबके बैठे हैं? कांग्रेस का तो चुना हुआ विधायक बाल बाल बचा है, फिर भी चुप्पी हैरान होती है। बहरहाल हम माहौल शांत हो चुका है, यह दोबारा नहीं होगा, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अधिकार दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई दंगाइयों और साजिशकारियों के निजी खातों से किया जाए।
सिर्फ बयानबाजी नहीं, अब कार्रवाई भी दरकार है। धन्यवाद दोस्तों।